क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 72 बीपीएससी का जो पेपर है वो जुलाई के महीने में है और हमारे चैनल के द्वारा बीपीएससी के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन पहले कर लेंगे तो एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, किस चैप्टर से कम आए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, सबको हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में मैंने वीडियो बना के आपको लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आप लिस्ट पर दे सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो आपका इंडियन पॉलिटी का भी आपको वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर के कराया है। लगातार ऐसे आपको अलग अलग वीडियो मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। आज का जो चैप्टर है हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का जो इतिहास है। आधुनिक भारतीय इतिहास में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं बीपीएससी के जो पेपरों में। तो बीपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, सबके प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमारे देश में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद जो है आपका जो है क्या कहते हैं फ्रांसीसी आए, डेन आए। तो इनका जो क्रम है, यहां से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कौन कौन से फैक्ट्रियों की स्थापना की है, तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस से अगर हम पेपर जब तक नहीं देखते हैं तब तक हमें आइडिया नहीं लगता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। पुर्तगाली हमारे यहाँ सबसे पहले आए थे और पुर्तगालियों में वास्को डिगामा आया था और वास्को डिगामा ने ही एक नए मार्ग की खोज की थी जो यूरोप से और भारत की ओर आता था। इसमें याद रखिएगा पुर्तगाली जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने जो जिस क्षेत्र को बसाया, अलग जो है जिस पर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, उसको का नाम क्या दिया गया, उपनिवेश नाम दिया गया। इसको हम इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। तो पुर्तगाली जो सबसे पहले आए तो भारत में प्रशासन को चलाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे, जिसे नाम क्या दिया गया था, वायसराय नाम दिया गया था। तो वायसराय वहां के राजा को रिपोर्ट करता था और वहां के राजा के द्वारा ही वायसराय की नियुक्ति हुई थी। तो याद रखना पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो अल्मीडा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा पुर्तगाली वायसराय कौन कौन से भारत आए थे, ये लिस्ट में दे दे रहा हूं, इनको देख करके याद कर लीजिएगा कि पुर्तगाली वायसराय पहले कौन आया था, दूसरे नंबर पे कौन था, 3 नंबर पे कौन था। तो अल्मीडा, अल्बुकर्क, ये सब जो है भारत में आए थे, अपना अलग अलग काम किए थे, जिसको हम क्लास में आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, अल्मीडा था। अल्मीडा का एक काम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ये भारत का अगर ये मैप है तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ आपका अरब सागर है और आपका ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में जब पुर्तगाली हमारे यहाँ आए थे तो उससे पहले अरब व्यापारी हमारे यहाँ व्यापार करते थे। हमारे यहाँ केरल से और गुजरात से कपड़े का और मसालों का व्यापार अरब व्यापारी करते थे। तो अरब व्यापारियों को रोकने के लिए अल्मीडा ने एक नीति लाई थी, उस नीति को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं नीला जल योजना। नीला जल योजना कहो इसको, इसी को हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। इसी को याद रखिएगा किसने शुरू किया था, अल्मीडा ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि क्योंकि समुद्र का जल क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये उद्देश्य यह था कि हिंद महासागर में कोई भी जहाज प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक पुर्तगालियों की अनुमति ना हो। तो नीला जल योजना को हो, इसी को हम एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति कहो और चाहे इसको क्या कहो, आपका ब्लू वाटर पॉलिसी कहो, बात एक ही है। अल्मीडा ने इसको शुरू किया था। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि नीला जल योजना, शांत जल की जो नीति है, ब्लू वाटर पॉलिसी किन यूरोपीय कंपनियों ने शुरू किया था, तो पुर्तगालियों ने शुरू किया था। तो क्वेश्चन हर तरफ से पूछा जा सकता है, इसलिए हमें हर तरफ से इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो शांत जल की नीति का मतलब होता है कि अगर कोई जहाज समुद्र में प्रवेश करेगा तो पानी में क्या होगा, उथल पुथल होगी, पानी अशांत हो जाएगा। तो हमें किसी जहाज को आने ही नहीं देना है, तो पानी क्या रहेगा, शांत रहेगा। इसीलिए इसे शांत जल की नीति कहा गया है। याद रखना ये अल्मीडा का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम था।
कानून था, जिसके तहत उसने ये कहा था कि अगर कोई जहाज हिंद महासागर में प्रवेश करता है तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों से, हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी और उसका किराया देना पड़ेगा। बिना आप किराया दिए हिंद महासागर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसी की नीति कौन सी है? शांत जल की नीति कहो, नीला जल योजना कहो या इसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहो, तीनों एक ही है। ये अल्मीडा ने इसको शुरू किया था और अल्बुकर्क ने इसको क्या किया था? समाप्त कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुरू किसने किया? अल्मीडा ने। समाप्त किसने किया? अल्बुकर्क ने समाप्त किया था। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली याद रखना पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो याद रखिएगा वहां पर समुद्री डकैती का काम कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। पुर्तगाली दिन में व्यापार करते थे लेकिन रात को ये लूट मार भी करते थे। इसीलिए याद रखिएगा पुर्तगालियों के पतन में एक कारण यह भी है कि वो डकैती करते थे, वो जो चोरी करते थे और चोरी में इन्वॉल्व भी होते थे। इसीलिए भारत के लोगों ने इनको कभी जो है एक्सेप्ट नहीं किया और इनको कभी जो है अपना नहीं माना। तो पुर्तगाली ये काम करते थे, खासकर कहां पर? पश्चिम बंगाल में हुगली के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है भारत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? अंग्रेज हमारे यहाँ पहली बार कब आए थे? याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 में। लेकिन हमारे यहाँ जो है वहां के राजा के द्वारा, जेम्स प्रथम के द्वारा जो हमारे यहाँ भेजा गया था, राजदूत भेजा गया था, वो विलियम हॉकिंस भेजा गया था जो 1608 ईस्वी में आया था, लेकिन अनुमति उसको नहीं मिल पाई थी। फिर 1613 में कौन आया था? तो याद है सर थॉमस रो आया था। तो उसने जो है जहांगीर से अनुमति मांगी थी और व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1613 में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी, पहली फैक्ट्री कहां हुई थी? सूरत में स्थापित हुई। लेकिन ये फैक्ट्री कैसी है? अस्थाई फैक्ट्री है। तो अस्थाई फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? मछलीपट्टनम में स्थापित हुई, जिसे मछलीपट्टनम कहते थे। वहां पर 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। लेकिन ये फैक्ट्री क्या थी? अस्थाई थी। अस्थाई फैक्ट्री कौन थी? सूरत में थी। इसीलिए अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1613 में अगर पूछा जाए कौन सी है, तो याद रखिएगा सूरत लगाइएगा। अगर यहां पूछ दिया जाए कि अस्थाई फैक्ट्री या 1611 में कौन सी फैक्ट्री स्थापित हुई थी, तो आप आंसर क्या लगाओगे? मछलीपट्टनम लगाओगे, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। तो इसको इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना और इन सब डेटों को भी याद रखना। यहाँ सबसे क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी यूरोपीय कंपनी आई है उन्होंने युद्ध लड़ा है। पुर्तगाली अंग्रेज युद्ध लड़े हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास आगे बताऊंगा मैं, क्वेश्चन आया हुआ है। अंग्रेज फ्रांसीसी लड़ते थे। तो इसीलिए यूरोपीय कंपनियों ने आपस में भारत में व्यापार को लेकर जो लड़ाई किया था, जो युद्ध लड़ा था, उसमें याद रखिएगा किस अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि जो पुर्तगालियों को सोलल्ली के नाम पर स्थान पर हराया था, तो वो कौन था? थॉमस बेस्ट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? पर कर्नाटक का पहला जो युद्ध हुआ था वो उसका तत्कालिक कारण क्या था? याद रखिएगा उसका जो तत्कालिक कारण था वो आपका था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण करना। याद रखिएगा कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, अगर इसको हम मैप के माध्यम से देखें तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, आज कर्नाटक यहां पर है, लेकिन आप जब मैप उठा के देखेंगे 1746 का मैप उठा के देखेंगे तो कर्नाटक ये क्षेत्र नहीं था। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र है ये क्षेत्र कर्नाटक था और वांडीवास इसकी राजधानी थी। तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में याद रखिएगा कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा एक तरह से यूरोपीय युद्ध का विस्तार था। याद रखिएगा यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो रहा था, किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो जब यूरोप में लड़ते थे
तो उसका विस्तार भारत में या यूरोप के अलावा, भारत के अलावा दुनिया में जहां भी ये साथ रहते थे, आपस में युद्ध शुरू हो जाता था। अगर यूरोप पे संधि हो जाती थी तो यहां भी संधि हो जाती थी और अपने आप युद्ध क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। तो जैसे ही ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही भारत में विस्तार शुरू हो गया। और चूंकि कर्नाटक के तट पे लड़ा गया था तो नाम क्या पड़ गया, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण कर लिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि आप अगर देखेंगे, हम मैप अगर देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो हमको चीजों को पता चलेगा। जैसे कि ये मैप है तो याद रखिएगा, जो मद्रास है, मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार था और वहीं पर पांडिचेरी था जिसे आप पुडुचेरी कहते हैं, तो पांडिचेरी पर किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। तो दोनों चाहते थे कि हम कोरोमंडल तट पर व्यापार करें, क्योंकि इस क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। इसीलिए याद रखना, दोनों बगल बगल में, दोनों प्रतिद्वंदी थे। लेकिन जैसे चूंकि युद्ध यूरोप में शुरू हुआ था, विस्तार करना था, बहाना चाहिए था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया और यहीं से युद्ध भारत में क्या हो गया, शुरू हो गया। तो उसे हम नाम दिया गया प्रथम कर्नाटक युद्ध नाम दिया गया। कर्नाटक युद्ध 3 हुए हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तीनों कर्नाटक युद्ध कब हुए हैं, कैसे हुए, लिस्ट में दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि कर्नाटक युद्ध पूछा जाता है कि कर्नाटक युद्ध कब कब हुए हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, ये कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये भी याद रखना, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि उस समय जब कर्नाटक युद्ध हो रहा था तो उस समय कर्नाटक वर्तमान में कहां था, तो हम बताएंगे मद्रास अर्थात चेन्नई, और आपका जो क्या कहते हैं पूरा तमिलनाडु और पूरा आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था, यही पूरा कर्नाटक का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, तो उस समय का जो मैप था वो भी मैं लगा दे रहा हूं। अब आप मैप पे देख सकते हैं, यहाँ देखो कर्नाटक किस साइड है, तो तमिलनाडु साइड कर्नाटक को दिखाया गया है। आप क्लास जो है क्या कहते हैं 12 की एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये भी मैप वहां लगा हुआ है। ये मैप आपको वहां मिल जाएगा, तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। मैप एक बार जरूर देखिएगा कि कर्नाटक उस समय था कहाँ। ठीक है, तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 1760 में, याद रखिएगा 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ये कर्नाटक युद्ध का विस्तार था। जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था उसी का निर्णायक युद्ध वांडीवास में हुआ था। और वांडीवास वही क्षेत्र है जो आपका कर्नाटक का मैंने आपको बताया अभी। वांडीवास जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और यह कहा जाता है ये इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है। क्यों निर्णायक युद्ध है, इसलिए निर्णायक युद्ध है क्योंकि वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसियों को हरा दिया और हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो भारतीय व्यापार से बाहर कौन हो गया, फ्रांसीसी हो गए थे इसी समय से। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1763 में समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। तो पेरिस की संधि कहां हुई थी, यूरोप में हुई थी। किससे किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तब युद्ध समाप्त हुआ और यह निर्णय लिया गया कि फ्रांसीसी अब भविष्य में कभी भी भारत में व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपनी सारी बस्तियों को बेच दिया। लेकिन फ्रांसीसियों से कहा गया था कि फ्रांसीसी 4 क्षेत्रों पर, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, फ्रांसीसी 4 क्षेत्रों पर अपने अधिकार बनाए रखेंगे। तो भारत में व्यापार अगर कहा जाए तो व्यापार के लिहाज से फ्रांसीसी 1760 के वांडीवास युद्ध से बाहर हो गए। लेकिन फिर भी 4 बस्तियां फ्रांसीसियों की बनी रही जो 1954 में आजाद हुई थी। तो हमारे यहां से फ्रांसीसी 1954 में गए थे। तो 4 बस्तियां कौन कौन सी थी और वो उनको जानना आपको बहुत जरूरी भी है। अगर आप हम एटलस के माध्यम से इसको देखें, इतिहास को हमेशा एटलस के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, याद रखिएगा अभी अगर आप एटलस अगर आप घर में हो तो आप सर्च करेंगे तो जो आपका केरल वाला साइड है वहां पर एक जगह लिखा होगा माहे, और माहे लिखा होगा तो ब्रैकेट में जरूर लिखा होगा पुडुचेरी। इसके अलावा जो आपका केरल वाला क्षेत्र हो गया, जो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहां पर एक जगह लिखा होगा जो है कराईकल, कराईकल लिखा होगा, और एक लिखा होगा खुद जो है आपका पुडुचेरी लिखा होगा। तो कराईकल और पुडुचेरी ये दोनों क्या है, ये भी पुडुचेरी के हिस्से हैं और जिला है इसके। इसका आप देखेंगे तो एक क्षेत्र आपका कौन सा है,
आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है यानम, और यानम जहां लिखा होगा देखोगे एटलस में तो वहां ब्रैकेट में लिखा होगा आपका पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो फ्रांसीसी थे उनकी 3 बस्ती, तो ये कौन 4 बस्ती हो गई, कौन कौन सी, माहे, क्राइकल, पुडुचेरी और यानम। इस पर अधिकार 1954 तक बना रहा। 1954 में इन्होंने भारत सरकार को हैंडओवर कर दिया। तब भारत सरकार ने इसको अलग अलग क्षेत्रों में मिला करके, चारों क्षेत्र को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया पुडुचेरी। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में जो पुडुचेरी का क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार था, तो हम फ्रांसीसियों का अधिकार बताएंगे। पुडुचेरी वर्तमान में कितने राज्य में फैला हुआ है, तो वर्तमान में 3 राज्य में है। कौन कौन, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इससे कितने जिले हैं, इसके 4 जिले हैं। जो माहे वाला है केरल में है, यानम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी और क्राइकल कहां, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। आप एक बार मैप पे जरूर विजिट करिएगा, और मैं यहाँ मैप लगा भी दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। अगर आपके एटलस नहीं है घर में तो आप जो है मैप देख सकते हैं। मैंने यहाँ लगा के आपको बता दिया है कि कैसे जो आपका क्षेत्र अलग अलग वहां पर बने हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो याद रखना, वांडीवास का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध है। किसके किसके बीच हुआ है याद रखिएगा, कब हुआ है ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम के लिए याद रखिएगा, जब अंग्रेजों का समय था उस समय बिहार सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। पुर्तगाली और आपका अंग्रेज जो आपका गंगा नदी के माध्यम से पुर्तगाली आते थे बंगाल से, और पटना से सोरा लेके जाते थे। सोरा से बारूद बनता था, और अफीम जो है आपको पता ही है। तो उसके लिए याद रखिएगा उस समय बिहार बहुत फेमस था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा अंतर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। भारत हो, चीन हो और इंग्लैंड हो, इनके लिए ऐसा कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी, जिसके लिए तीनों एक जो है व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण रखते थे। तो वो क्षेत्र वो मतलब वस्तु कौन सी है, अफीम है। याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खोजकर्ता दिए गए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की खोज की है, और उनका जन्म स्थान पूछा गया है। तो सबसे पहले है आपका कोलंबस। कोलंबस याद रखना, ये वही व्यक्ति था जो स्पेन द्वारा भेजा गया था, जिसने अमेरिका की खोज की थी। लेकिन इसका जन्म स्थान कहां पर, याद रखना, इटली था। इसका जन्म स्थान इटली था। तो ए का 3 हो जाएगा। जेक्स कार्टियर जो था, याद रखिएगा, ये कहाँ का रहने वाला था, ये फ्रांस का रहने वाला था। सर फ्रांसिस जो आपका ड्रेक है, याद रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। और मैगलन का जन्म कहाँ हुआ था, पुर्तगाल में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलान वाले आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब एक टॉपिक है आपका मॉडर्न इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जो संबंध था उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जानना जरूरी है कि कौन कौन से बंगाल के नवाब थे, क्योंकि इसी एक टॉपिक में हमें प्लासी का युद्ध भी पढ़ते हैं, इसी टॉपिक में हम बक्सर का युद्ध पढ़ते हैं, इलाहाबाद की संधि पढ़ते हैं, यहीं से द्वैत शासन को पढ़ते हैं। इसीलिए हमें इस टॉपिक को जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं ये हम बताएंगे। इसकी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, ये भी बता दूंगा मैं। याद रखना, ये जो हमारी जो बैच शुरू हुआ 72 बीपीएससी के लिए समाधान बैच शुरू हुआ है, मात्र जो है 1499 रुपए में आप जो है ये क्लास ले सकते हैं। इसमें सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट की आपको क्लास लाइव चलती है। अगर आपकी किसी कारणवश आपकी क्लास छूट जाती है तो आप जा करके वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। वीडियो आपके वहां उपलब्ध रहेगा हमेशा। शनिवार को करंट अफेयर की क्लास होती है, संडे को वीकली टेस्ट होता है, जो वीक में पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट कराया जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। सारा पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा, क्लास नोट्स भी वहां मिल जाएगा। तो आप चाहे तो क्लास जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यह आपके लिए काफी जो है सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि
बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में, आपको पता होगा। बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर का जो युद्ध था, एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो अगर मैप के माध्यम से अगर समझें तो याद रखिएगा, इसमें जो कौन कौन व्यक्ति थे, जब तक हम इनके बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक संधि किसके बारे में हुई है नहीं जान सकते। इसलिए चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा, जो अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए गया था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो याद रखिएगा सेनापति था बक्सर के युद्ध में। लेकिन जो बक्सर के युद्ध में जो 3 सेनाओं का एक संयुक्त जो है मोर्चा बना था, उसमें याद रखिएगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। ये कौन थे? ये मुगल बादशाह थे। अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला थे। और याद रखना, जो यहाँ से अबदस्त, बंगाल के जो अबदस्त क्या कहते हैं नवाब थे, वो कौन थे? याद रखना, मीर कासिम थे। इन तीनों की संयुक्त सेना ने जब आक्रमण किया था तो जो मैदान था वो बक्सर का था, गंगा नदी किनारे युद्ध हुआ था। ये एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में मीर कासिम तो मारे गए, लेकिन अंग्रेजों ने अवध के नवाब से और याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह से जो संधि किया था बक्सर के युद्ध के बाद, उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। इलाहाबाद की जो संधि हुई है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना जरूरी है। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी और एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। ठीक है, मुगल बादशाह के साथ। जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी। ये संधि 12 अगस्त को हुई थी। याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 को हुई थी। और जो ये संधि हुई थी दूसरी, ये 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो डेट भी याद रखिएगा, किसके किसके साथ हुई है ये भी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमें ऐसे टॉपिक पर ज्यादा गौर करने की जरूरत पड़ती है और बारीक चीजों को हमें जानना जरूरी है। तो याद रखना, बक्सर की लड़ाई के बाद जो संधि हुई थी वो इलाहाबाद की संधि थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? याद रखिएगा, जब इलाहाबाद की पहली संधि हुई, किसके किसके बीच में हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ और किसके साथ हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। ये कौन थे? याद रखना, ये मुगल बादशाह थे। इनके बारे में याद रखना, ये मुगल बादशाह थे। ठीक है, याद रखिएगा, जब इलाहाबाद की पहली संधि हुई किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। तो इसमें याद रखिएगा, जो दीवानी का अधिकार होता है, दीवानी का मतलब होता है जो भू राजस्व की वसूली का अधिकार होता है, उसे हम दीवानी कहते हैं। तो जो दीवानी का अधिकार है, याद रखिएगा, ये रॉबर्ट क्लाइव को मिल गया था। और दिया किसने? शाह आलम द्वितीय ने। तो शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की पहली संधि के तहत बंगाल में, कहां पर? बंगाल के दीवानी का अधिकार किसको दे दिया? रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया। तो उस समय का जो बंगाल था उसमें उड़ीसा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, एक बहुत बड़ा स्टेट था, और आपका बांग्लादेश भी शामिल था। तो ऐसी स्थिति में पूरे, याद रखना, पूरे बंगाल में भू राजस्व की वसूली करना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन काम होगा। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? याद रखिएगा, जो बंगाल अर्थात मुर्शिदाबाद उसका केंद्र था, तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो जहां दीवानी अर्थात भू राजस्व की वसूली के लिए जिसको नियुक्त किया गया उसका नाम था उप दीवान। तो उप दीवान याद रखना, बंगाल में किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था, मोहम्मद रजा खान को। बिहार में किसको नियुक्त किया गया था? यह भी याद रखना। तो याद रखना, बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। और उड़ीसा में किसको नियुक्त किया गया था? तो उड़ीसा में याद रखिएगा राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन में मुर्शिदाबाद पूछा गया अर्थात बंगाल पूछा गया है, तो याद रखना वो
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। मोहम्मद रजा खान जो है इन्हें उप दीवान बनाया गया था। तो उप दीवान 3 लोगों को बनाया गया था, याद रखिएगा ये भी, क्योंकि अब बंगाल पूछा गया तो बंगाल के तो मोहम्मद रजा खान हो जाए। मान लो खुदा न खास्ता कल आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बिहार के लिए किसे नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय। और उससे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट कौन है? उड़ीसा के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 क्षेत्रों के लिए उप दीवान बनाए गए थे इलाहाबाद की संधि के तहत। और आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह से। किस संधि के तहत प्राप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की पहली संधि के तहत प्राप्त हुआ था। यह भी याद रखना, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कठिन क्वेश्चन है, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी व्याख्या किया था, ये वही क्वेश्चन पूछ दिया गया ना। तो याद रखना, जो शाह आलम द्वितीय थे इलाहाबाद की संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी दे दी थी। और दीवानी का मतलब यहाँ होगा राजस्व होगा अर्थात कर होगा। तो कर की वसूली करने के लिए पूरा अंग्रेजों को दे दिया गया। तो मैंने अभी बताया बंगाल में किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खां को। बिहार में राजा सिताब राय को। और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। तो ये कब नियुक्त किया गया था? वो डेट पूछा गया है 12 अगस्त 1765। आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। और इलाहाबाद की पहली संधि किसके साथ हुई थी? तो याद रखना, शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये बात याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और यह भी याद रखना 16 अगस्त को जो संधि हुई थी वो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्वैध शासन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूं। द्वैध शासन का हम एक सिंपल समझें, आपका जो मोबाइल है उसमें लिखा होता है डुअल सिम, वो भी द्वैध शासन का एक सा काम है। एक ही मोबाइल में 2 नेटवर्क काम कर रहा है, 2 शासन काम कर रहा है, अर्थात एक ही क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बंगाल में। बंगाल में जब अंग्रेज नहीं पहुंचे थे तो वहां कौन होता था? नवाब होते थे। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। कौन होता था? नवाब होता था। नवाब का काम क्या था? प्रशासन देखना। और नवाब का काम क्या था? राजस्व की वसूली करना। दोनों काम किसका था? एक ही व्यक्ति का था, बंगाल के नवाब का था। जब युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तो बंगाल के नवाब तो क्या हो गए? एक तरह से कठपुतली बन गए। तब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। तो जब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया तो काम को बांट दिया गया। एक तरफ दीवानी का काम था और एक तरफ प्रशासन का काम था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? प्रशासन का काम नवाब को ही दे दिया, नजमुद्दौला को। ठीक है, कहा कि तुम ही इसको देखो और प्रशासन तुम देखो, लेकिन जो दीवानी का काम था वो काम मैं देखूंगा, अर्थात उसके लिए 3 उप दीवान नियुक्त किए गए। अब दीवानी का काम अलग और प्रशासन का काम अलग। पहले क्या था? नवाब दोनों काम देखता था, तो द्वैध शासन नहीं कहेंगे। लेकिन अब बंगाल में द्वैध शासन, एक तरफ राजस्व वसूली का शासन अलग और आपका प्रशासन का काम अलग। प्रशासन के काम को निजामत कहते थे, याद रखना। क्या कहते थे? निजामत कहा जाता था। अब दीवानी का काम के लिए मैंने बताया था, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। अब दोनों काम अलग अलग हो गए, जिसको क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। तो बंगाल का द्वैध शासन यही है, एक ही क्षेत्र में 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हो गई। बंगाल में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन शुरू किया था, कब शुरू किया था? तो 1765 में शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी बता देना 1765 में। किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया, तो 1772 में समाप्त कर दिया गया। 1772 में समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया है। तो द्वैध शासन अगर पूछा जाए किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव। कब शुरू किया?
1765। द्वैत शासन कब समाप्त हुआ? 1772। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग। ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो 1765 से 1772 तक चला था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से जब तक हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे हाथ से क्वेश्चन फिसलते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि आपको जितना हो सके, जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार आपको चीजों को बताया जाए, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि आप समय देख करके जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए, तो हमारा यही उद्देश्य है। इसको आप अच्छे से जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ठीक है, राज कैसे किया? तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांटो और राज करो की नीति के कारण। बांटो और राज करो की नीति के कारण उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, मद्रास पे कब्जा किया, धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो भारत को लड़ा, भारत के लोगों को आपस में लड़ाना था, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना था, हिंदू ईसाई को लड़ा देना था, इस और मुस्लिम को लड़ा देना था, और साथ में राज करना था। तो ये नीति बहुत कठोर नीति थी, बहुत कारगर नीति उनके लिए साबित हुई, जिसकी वजह से 250-300 वर्षों तक उन्होंने भारत पर शासन किया। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मॉडर्न इंडिया में कुछ क्षेत्रीय राज्य हैं जैसे मैसूर और पंजाब। यहां से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं? जैसे अंग्रेजों का मैसूर के साथ क्या संबंध था, अंग्रेजों का पंजाब के साथ क्या संबंध था? तो क्षेत्रीय राज्यों के साथ जो अंग्रेजों के संबंध थे, जो उनके बीच में आपस में युद्ध लड़े गए हैं, उनको भी जानना जरूरी है। तो जरा उसके बारे में भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीरंगपट्टनम याद रखिएगा एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है, और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, ये बात याद रखिएगा। और इसी पर श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी किसने बनाया था? टीपू सुल्तान ने। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मंगलुरु की जो है संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो संधि पर हस्ताक्षर जो किया गया था 1784 में किया गया था। ठीक है, ये इसके पीछे कहानी क्या है? याद है ना, जो मैसूर युद्ध हुआ था, 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं। कब कब लड़े गए हैं ये मैं लिस्ट दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े गए। ठीक है, ये तो ये हो गया। जो आपका मैसूर युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 1780 से लेकर के 1784 के बीच में हुआ, और इसी युद्ध के बीच में, दूसरे युद्ध में ही हैदर अली की डेथ हो गई। हैदर अली को जो है मार दिया गया, और हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का पिता था। तो जब पिता को मार दिया गया हैदर अली को, तो इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया? टीपू सुल्तान ने। लेकिन टीपू सुल्तान की स्थिति इतनी कमजोर थी उस समय, इसलिए उन्होंने क्या किया? समझौता करना ज्यादा अच्छा समझा। तो 84 में जो समझौता हुआ था 1784 का, वो जो है मंगलुरु की संधि के तहत द्वितीय मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और फिर इसके बाद जो है 2 युद्ध और लड़े गए टीपू सुल्तान के साथ, याद रखना वो भी इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो 90 से 92 के बीच में लड़ा गया, और जो चौथा युद्ध लड़ा गया था वो 1799 में लड़ा गया था, और उसी युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया गया, वहां पर उसको जो है युद्ध में मार दिया गया। तो याद रखना कौन कौन से युद्ध कब लड़े गए, किस संधि के तहत समाप्त हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध के जो 4 युद्ध लड़े गए हैं, वो किस संधि के तहत समाप्त हुए हैं, वो भी मैं लिस्ट दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इसको याद करना जरूरी है। जैसे दूसरा मंगलुरु की संधि के तहत समाप्त हुआ है, जो तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, मद्रास की संधि के तहत पहला समाप्त हुआ था। तो इन सबको याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुई थी। अभी मैंने बताया संधि जो हुई थी किसके साथ हुई थी? तो अंग्रेजों ने एक संधि किया था, टीपू सुल्तान के साथ किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर
सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो याद रखना, कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किया था? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सासूजा, इसका आंसर ए हो जाएगा। जो कोहिनूर हीरा है, याद रखिएगा, अगर इसको कहा जाए तो कोहिनूर हीरा ये था किसके पास? मुगलों के पास था। मुगलों के पहले अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हुआ, फिर मुगलों के पास आया। याद रखना, यह गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कोहिनूर हीरा याद रखिएगा रणजीत सिंह के पास से पहले सासूजा ये कौन है, इसके पास कैसे पहुंच गया? तो आपको पता होगा कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में जो है कोहिनूर हीरा नादिर शाह अपने साथ ले गया था, और नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी ईरान का जो अफगानिस्तान का राजा था वो सासूजा था। तो सासूजा की कुछ तोपें थी जो रणजीत सिंह के समय में सतलज नदी में फंस गई थी। उन तोपों को रणजीत सिंह ने निकलवाया और उसको सुरक्षित सासूजा के राज्य में भेज दिया। तो बहुत खुश हुआ सासूजा, और उसी के उपलक्ष्य में उसने कोहिनूर हीरा किसको दे दिया? रणजीत सिंह को दे दिया। रणजीत सिंह की जब डेथ हो गई तो उनके बेटे का नाम था दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जब पंजाब के राजा बने तो अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, और दलीप सिंह को जो है, क्योंकि छोटे बच्चे थे दलीप सिंह, तो उनको इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। और कोहिनूर हीरा को याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने ही प्राप्त किया और उसको महारानी के पास भेज दिया। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहिनूर हीरा महारानी के पास किस गवर्नर जनरल ने भेजा था, तो लॉर्ड डलहौजी ने भेजा था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। सासूजा ने गिफ्ट किया था कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को। ठीक है, तो ये सब चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखना, ये 1900 में पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। याद रखिएगा, ये तीन ऐसे पद हैं, अलग अलग व्यक्ति इस पर नियुक्त हुए हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जब केवल गवर्नर शब्द आ जाए तो याद रखना, उस समय पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, बंगाल के गवर्नर केवल होते थे। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? आपको पता होगा कौन था। तो याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव था। याद रखना, जब 1772 की बात करें तो वारेन हेस्टिंग भारत जब आया तो बंगाल का गवर्नर बन के आया था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया किसको? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। यहाँ गवर्नर है, यहाँ गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये व्यवस्था चलती रही। 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया और नाम रख दिया गया भारत, भारत का गवर्नर जनरल। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत आया था तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के कब आया था? 1828 में। लेकिन बन क्या गया? भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अंतिम बंगाल गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। आगे बढ़कर के जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इस पद पे कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग को 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय बना दिया गया। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। तो गवर्नर
बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बीपीएससी में, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहेगा। इस चैप्टर को पढ़ना और जानना जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं सबको हम एक एक करके हम देखेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी हम उसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल मैंने बताया था कौन था, वारेन हेस्टिंग था। यहाँ क्या पूछा गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने बताया था कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन में यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसका जो आंसर क्या होना चाहिए था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा। प्लासी और बक्सर के युद्ध को लड़ने के बाद द्वैत शासन स्थापित किया, इलाहाबाद की संधि के तहत दीवानी व्यवस्था को स्थापित किया। तो एक तरह से शासन व्यवस्था को एक तरह से स्थापित करने का काम किसने किया? तो याद लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो क्वेश्चन देखो वही है, बस थोड़ा सा जो है शब्दों का है, कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो जो है रॉबर्ट क्लाइव, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन क्या है याद रखना, मैंने बता ही दिया था, लेकिन द्वैत शासन का जनक कहा जाता है सर लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो याद रखना, द्वैत शासन का जनक यही था, ये इंपॉर्टेंट है। और द्वैत शासन को शासन में कब स्थापित किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर अगर कहा जाए क्या होगा, तो कार्टिस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, ड्वेल जो आपका गवर्नमेंट को समाप्त किया था? मैंने आपको बता ही दिया था। तो याद रखना, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था 1772 में। प्रारंभ किया किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। तो 1765 से 72 के बीच के कार्यकाल को बंगाल में द्वैत शासन का कार्यकाल कहते हैं, मैंने पहले बताया था, इसको याद कर लीजिएगा। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। शुरू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो गलत बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। आप गलत कर दोगे, सब नहीं गलत करेगा। तो ऐसे जो चीजें होती हैं, जो क्वेश्चन देखा जाता है, हम प्रीवियस से जब पेपर देखते हैं तो यही हम अनुमान लगाते हैं कि कहाँ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। हम उस पर गौर करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना जरूरी है। और जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भारत में बहुत सारे ठग पाए जाते थे जो आम जनता को लूटते थे, अंग्रेजों को भी लूटते थे, उनकी हत्या कर देते थे। तो याद रखना, उसको किसने समाप्त किया था? तो याद रखना, कैप्टन सिलीमैन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो किस गवर्नर जनरल के समय में कौन कौन से काम हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको मैं आगे आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा ही। अगला आपका है, भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन देखो वही है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उनको हमें जरूर देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो याद रखना, पता होगा किसके समय बिछाई गई थी। तो याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में पहली रेलवे चलाई गई थी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? ऐसे कौन कौन से सुधार है जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब? 1829 में। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था 18 जो है आपका 33 के अधिनियम के तहत। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये 1850 में किया गया था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में नहीं किया गया था, क्योंकि उनका काल 1834 में समाप्त हो रहा था। तो तीसरा नंबर पे नहीं होगा। ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी इसी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 होगा।
तीसरा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जानना, इसको समझना जरूरी है कि कौन सा काम उसने किया है, कौन सा काम नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया है? अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो बार बार आया है। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि उस समय कौन था कौन नहीं था। अगला आपका है अफगानों के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान उस समय याद रखिएगा रूस के जो है काफी नजदीक होता था, तो इसलिए रूस और उस समय जो है खास करके इंग्लैंड के बीच में बहुत काफी दुश्मनी थी, इसीलिए अफगानिस्तान पे हमेशा जो है आक्रामक ही नीति अपनाई गई थी। तो किसके नेतृत्व में अपनाया गया था ये भी याद रखना है, लॉर्ड लिटन के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय में अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई गई थी लॉर्ड लिटन के समय में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आया है, इसलिए इसको हमें जो है विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन के समय में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा इलवर्ट बिल विवाद इनके समय नहीं हुआ था। इलवर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखिएगा रिपन के समय में हुआ था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लॉर्ड लिटन का शासन काल कब से कब तक था? तो याद रखना 1876 से लेकर के 80 तक था। स्ट्रेची आयोग याद रखिएगा ये अकाल आयोग था, इसकी नियुक्ति किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। अकाल जो भारत में पड़ते थे उसकी जांच करने के लिए कब हुआ था? 1880 में। शस्त्र अधिनियम लागू किया गया था भारतीयों को शस्त्र न रखने के लिए, कब हुआ था? तो 1878 में। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की जो शुरुआत हुई थी ये भी 1878 में हुआ था। तो याद रखिएगा ये तीन काम किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। जो सबसे विवादित कौन था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। और ये भी याद रखिएगा कि रॉबर्ट जो आपका लॉर्ड रिपन है इन्हीं समय में इलवर्ट बिल आया था और इसमें ये बिल में ये कहा गया था कि भारत के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो अंग्रेजों के मुकदमे भी देख सकते हैं। इसको लेके बहुत विरोध हुआ और अंत में इस्तीफा किसको देना पड़ा? लॉर्ड रिपन को। तो याद रखना इलवर्ट बिल के कारण ही रिपन को भारत से जाना पड़ा था। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। भारत में कौन कौन से अकाल आयोग बनाए गए थे ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए, तो मैं पूरी लिस्ट दे दे रहा हूं कौन कौन से अकाल आयोग बनाए गए थे, किसके समय बनाए गए थे। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो मेयो ने किया था। इसने सांख्यिकी विभाग की स्थापना की, इसने बहुत सारे आर्थिक विभाग की स्थापना किया था। तो एक तरह से आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो सिंध पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, अब जो क्या कहते हैं भारत के राजस्थान के जो है पश्चिम में जो सिंध का क्षेत्र है वो भी किस समय भारत का हिस्सा था और बंबई प्रांत का हिस्सा था, जो 1935 के अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था। तो जो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा सी हो जाएगा, नेपियर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय इतिहास के उपनिवेशिक काल के संदर्भ में व्यक्ति और विषय दिया गया है, इसको हमें जानना है। जैसे मैकडोनाल्ड का याद रखना क्या था? तो इनका कैमरल अवार्ड था। ये कब आया था? तो याद रखना ये 1900 जो है 32 में लाया गया था, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रावधान था, जिसमें देखा होगा कि अंबेडकर और गांधी के बीच विवाद हो जाता है। तो मैकडोनाल्ड ही जो थे ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हीं की अध्यक्षता में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो इसका जो ए का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी 2 हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्या लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में।
अगस्त प्रस्ताव लाया गया था इसलिए भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए, जिसे भारतीयों ने नकार दिया था। तो भारत में अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, ये सब पूछा जाता है। मैं लिस्ट दे रहा हूं। अगस्त प्रस्ताव किसे कहते हैं, अगस्त संकल्प किसे कहते हैं, सब याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, डलहौजी के समय में क्या लाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाया गया था, और इसी के तहत भारत के राज्यों पर कब्जा किया गया था, हड़प नीति से कहते हैं। और चेम्सफोर्ड के समय में याद रखना, द्वैध शासन शुरू किया गया था 1919 के में अधिनियम के तहत, और द्वैध शासन को लागू किया गया था प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत, ये बात याद रखिएगा। तो ये किसके समय में हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो इसका याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे मिलान करने को क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने जब हड़प नीति लाया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर जो है दत्तक पुत्र, जो आपका क्या कहते हैं गोद लेने की प्रथा थी, उसको समाप्त किया था, और राज्य को हड़प नीति को लागू किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लागू किया था। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो किस राज्य को नहीं हड़पा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जयपुर को, इस नीति के तहत इसको नहीं लिया गया था। तो किन राज्यों को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था, ये मैं लिस्ट दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सतारा सबसे पहला राज्य था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कब शामिल किए गए थे, कौन से राज्य शामिल किए गए थे, ये लिस्ट देख करके जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे। तो याद रखना ये किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसी नीति के तहत उसने भारत के अलग अलग राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा राज्य कौन था। तो पहला मराठा राज्य कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1799 में लागू की गई थी। तो किस राज्य को सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था, उसमें पहला राज्य हैदराबाद था। तो किसको शामिल किया गया था, ये मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा। अगर यहां से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर उसके बाद में उसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में याद रखिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम उठाया गया था। मैंने बताया था अभी उससे पहले कि आर्थिक रूप से विकेंद्रीकरण अपनाया गया था लॉर्ड मेयो के समय में। तो पहला सही हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया था, यह भी सही। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर चारों सही होगा। तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अलग अलग वायसराय के समय में कौन कौन से काम हुए हैं उनको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसको शामिल नहीं किया गया था। ग्वालियर को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया ने जो है अंग्रेजों को सफलता दिलाने में भरपूर योगदान दिया था, और भारत के क्रांतिकारियों को जो है पकड़वाने में बड़ा योगदान दिया था। तो कभी ग्वालियर जो है ब्रिटिश साम्राज्य अर्थात जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कभी नहीं रहा है, अंग्रेजों के क्षेत्र में शामिल कभी नहीं हुआ है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। याद रखना 1911 की घटना है। 1911 में जब बंगाल का एकीकरण किया गया
और जो है क्या कहते हैं कलकत्ता के स्थान पे दिल्ली को राजधानी बनाई गई, तो उससे बंगाल के क्रांतिकारी और वहां के नेता काफी नाराज हुए क्योंकि बंगाल का महत्व कम हो गया। तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ये क्या कहते हैं लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था और जिसमें वो घायल हो गए थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो बम किसने फेंका था ये भी पूछा जा सकता है, और कब फेंका गया था ये भी पूछा जा सकता है, और किसके ऊपर फेंका गया था ये भी पूछा जा सकता है, और किस स्थान फेंका गया था, तो दिल्ली में चांदनी चौक के स्थान फेंका गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी? मैंने शुरू में ही बताया था कि किस गवर्नर समय में कौन कौन से काम हुए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, भगत सिंह को जो सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी हुई थी, याद रखना, अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो ये लॉर्ड इरविंग के समय फांसी हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब की गई थी या किसने की थी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसकी जो स्थापना हुई थी, याद रखना, लॉर्ड कर्जन ने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? ये किसने किया था? तो ये क्वेश्चन जो अगर पूछा गया है तो जो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने काफी प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, ये भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद याद देखना, सिराज गोपालाचारी को बनाया गया। तो बंगाल का, भारत का वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन कैसे था, पूरी लिस्ट में यहाँ दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। तो सबको एक साथ मैंने 2 पोस्ट में समेट दिया है, इसको आपको याद करना जरूरी है। तो इसको अगर याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय प्रारंभ किया गया था, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 1860 के बाद ये उपाधियां दी जाती थी। हिंदुओं को राय बहादुर की उपाधि और मुसलमानों को खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी, तो इसका जो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो किसने ग्रहण किया था? तो याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भी मैंने आपको लिस्ट में बताया भी था, पोस्ट में दिया भी था। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर पूछा गया है, तो सी राजगोपालाचारी थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया का ये जो पहला पार्ट था मैंने करा दिया है, इसी तरह के 3-4 अलग अलग पार्ट में लगातार लाता रहूंगा। तो अब मॉडर्न इंडिया के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, व्याख्या के साथ कराऊंगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे एग्जाम वेब ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। इसके अलावा 72 बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कम फीस में आपको सारी बैच मिल जाएगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और सारे क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और साथ में बजट बिहार का और केंद्र सरकार का बजट भी वीडियो आपको वहां पर सारे मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन का वहां डिस्कशन भी मिल जाएगा। तो फीस बहुत कम है, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। एग्जाम वेब ऐप का अगर डाउनलोड करना हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं जरूर आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो है क्लास कैसे हमें लेनी है, कैसे उसमें डिस्काउंट हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं आपको सारी जानकारी वहां पर दे दूंगा। ओके, थैंक यू।